पाचन तथा अवशोषण में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छोटी आंत में पाचन। इससे पहले हमने आमाशय में पाचन के बारे में पढ़ा है और उससे पहले मुख गुहिका में पाचन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आमाशय के अंदर भोजन का पाचन हुआ। आमाशय में भोजन के पाचन के बाद भोजन कायम के अंदर परिवर्तित हो जाता है। आमाशय में जब भोजन का पाचन होगा तो आमाशय में भोजन के पाचन के बाद भोजन एक पतली लेई के समान संरचना बनाता है जिसे हम कायम कहते हैं। और यह कायम छोटी आंत की ग्रहणी भाग में आता है। आमाशय में आया था बॉलस, मुख गुहिका से जो भोजन आता है अर्ध ठोस गोले के रूप में, उसे बोला जाता है बॉलस। बॉलस से आमाशय में कायम का निर्माण हुआ। कायम छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग के अंदर आता है। ग्रहणी के अंदर ब्रूनर की ग्रंथियां, एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है ग्रहणी में। ब्रूनर की ग्रंथियां एंजाइम रहित क्षारीय तरल और श्लेष्मा मुक्त करती है। यानी ब्रूनर की ग्रंथियों के द्वारा जैसे ही भोजन आएगा ग्रहणी वाले भाग में तो क्षारीय तरल स्त्रावित किया जाता है जो एंजाइम रहित होता है और इसके अलावा श्लेष्मा को मुक्त किया जाता है। अब जो क्षारीय तरल इन ग्रंथियों ने मुक्त किया है वो अम्लीय जठर रस से ग्रहणी की भित्ति की सुरक्षा करता है, क्योंकि कायम के अंदर अम्लीय जठर रस उपस्थित है। आमाशय के अंदर हमने पढ़ा था अम्लीय जठर रस पाया जाता है। तो उस भोजन में जो अम्लीय जठर रस है उससे ग्रहणी की भित्ति की सुरक्षा करने का काम इस क्षारीय तरल के द्वारा किया जाता है। तो ये तो ब्रूनर की ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थ के कार्य होंगे कि ग्रहणी की भित्ति की सुरक्षा करने का काम ब्रूनर की ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित क्षारीय तरल द्वारा किया जाता है। इसके बाद ग्रहणी में अग्नाशय से अग्नाशयी रस और पित्ताशय से पित्त रस आते हैं। अग्नाशयी रस आएगा अग्नाशय से, पित्ताशय से ग्रहणी भाग के अंदर पित्त रस आएगा। अग्नाशयी रस और पित्त में उपस्थित बाइकार्बोनेट कायम को उदासीन करते हैं। अग्नाशयी रस के द्वारा और पित्त में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयनों के द्वारा अम्लीय कायम की अम्लीयता को कम करने के लिए उस कायम को उदासीन किया जाता है। नेक्स्ट, आंत की ग्रंथियों की एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न पाचक एंजाइमों द्वारा छोटी आंत में पाचन को संपन्न किया जाता है। यानी आंत के अंदर जो ग्लैंड्स या ग्रंथियां पाई जा रही हैं उनमें एंटेरोसाइट कोशिकाएं मिलेंगी। ये एंटेरोसाइट कोशिकाएं अनेक पाचक एंजाइमों का सिक्रेशन करती है और उन पाचक एंजाइमों के द्वारा छोटी आंत में पाचन की क्रिया को संपन्न किया जाता है। पाचन क्रिया में अग्नाशयी रस के एंजाइम भी सहायता करते हैं और पित्त के द्वारा वसा के पाचन में या वसा के पायसीकरण में सहायता प्रदान की जाती है। अब छोटी आंत के जो भाग होते हैं ग्रहणी, जेजुनम, ड्यूडेनम, तो उनमें से अधिकांश पाचन की क्रिया ग्रहणी भाग में संपन्न होती है। जो भी पाचन होना है वो पाचन ग्रहणी भाग के अंदर संपन्न होगा। अन्य छोटी आंत के भाग में अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। छोटी आंत के अन्य भागों में भोजन को अवशोषित करने की क्रिया या भोजन को रक्त नलिकाओं में डालने की क्रिया संपन्न की जाती है और इसीलिए भोजन 4 से 5 घंटे तक छोटी आंत में उपस्थित होता है, क्योंकि छोटी आंत में के ग्रहणी भाग में भोजन का पाचन किया जाना है, अन्य भागों के द्वारा उस पचित भोजन का अवशोषण किया जाना है। इसलिए 4 से 5 घंटे तक छोटी आंत के अंदर भोजन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, पित्त लवण और लेसिथिन। पित्त लवण पाए जाते हैं पित्त रस में। एक लेसिथिन पदार्थ है, वसा के पायसीकरण में महत्वपूर्ण होता है। यानी पित्त लवणों के द्वारा और लेसिथिन के द्वारा वसा का पायसीकरण किया जाता है। अब पायसीकरण क्या होता है? वसा की बड़ी बूंदों का
छोटी छोटी बूंदों के अंदर परिवर्तन पायसीकरण कहलाता है। जो वसा की बड़ी गोलिकाएं होती है या बड़ी बूंदें होती हैं, उनका छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तन, इस क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। वसा की बड़ी बूंदों के छोटी बूंदों में टूटने की क्रिया या बदलने की क्रिया वसा का पायसीकरण कहलाती है। और इस क्रिया में पित्त लवण और लेसिथिन दोनों सहायता करते हैं। अब इसके बाद हम छोटी आंत में प्रमुख रूप से पाचन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, वसा का पाचन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत के अंदर किस प्रकार से संपन्न होता है। तो सबसे पहले प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है उसे एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा ट्रिप्सिन में बदला जाता है। यानी जो एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा ट्रिप्सिन स्त्रावित हुआ है, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम एक निष्क्रिय रूप है। इस ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय रूप को एंटेरोकाइनेज एंजाइम द्वारा ट्रिप्सिन में बदला जाता है। सक्रिय रूप में बदलने का कार्य एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा संपन्न किया जाता है। और यह एंटेरोकाइनेज एंजाइम आंत में उत्पन्न होता है। आंत के अंदर इसको उत्पन्न किया जाता है। आंत की कोशिकाओं के द्वारा या आंत ग्रंथियों की एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा यह एंटेरोकाइनेज एंजाइम उत्पन्न होगा। सेकंड, जब ट्रिप्सिनोजन अपने सक्रिय रूप ट्रिप्सिन में बदलेगा तो यह ट्रिप्सिन एंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदल देता है। प्रो इलास्टेज को इलास्टेज एंजाइम के अंदर बदल देता है। ये एंजाइमों के निष्क्रिय रूप है जिन्हें ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा सक्रिय रूप के अंदर बदल दिया जाता है। इसके बाद भोजन के अंदर जो प्रोटीओज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड उपस्थित है उन पर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों एंजाइम काम करते हैं। यहाँ पीएच लगभग 7 होता है। उदासीन माध्यम में लगभग यह क्रिया संपन्न होती है। और प्रोटीओज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड को छोटे पॉलीपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड के अंदर बदल दिया जाता है। यानी भोजन में जो भी प्रोटीओज है, पेप्टोन है, पॉलीपेप्टाइड है, उन्हें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन द्वारा पीएच 7 पर छोटे पॉलीपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड के अंदर तोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो छोटे पॉलीपेप्टाइड है उन पर कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम कार्य करता है। यह एंजाइम इन पर काम करेगा। पीएच वैल्यू वही 7 रहती है। और कार्बोक्सीपेप्टिडेज द्वारा छोटे पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल और डाइपेप्टाइड के अंदर तोड़ दिया जाता है। इस डाइपेप्टाइड को भी आगे एक एंजाइम होता है डाइपेप्टिडेज, उस एंजाइम के द्वारा लास्ट में अमीनो अम्लों के अंदर तोड़ दिया जाता है। और इलास्टेज एंजाइम भोजन के अणु में उपस्थित इलास्टिन तंतुओं को पचाने का कार्य करता है। इस एंजाइम के द्वारा भोजन के अंदर, भोजन के कणों में जो भी इलास्टिन तंतु उपस्थित होंगे उन इलास्टिन तंतुओं को पचाने का कार्य इलास्टेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। इलास्टेज एंजाइम उन इलास्टिन तंतुओं को पचा देगा। तो ये सारा जो प्रोसेस हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये प्रोटीन के पाचन की प्रोसेस है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन इन विभिन्न एंजाइमों द्वारा संपन्न होता है। यानी छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इन सब एंजाइमों के द्वारा छोटी आंत में प्रोटीन के पाचन की क्रिया को संपन्न किया जाता है। प्रोटीन का पाचन इन सब एंजाइमों के द्वारा संपन्न होगा। पहले निष्क्रिय रूप को सक्रिय रूप में बदला जाएगा, उसके बाद एंजाइम का सक्रिय रूप प्रोटीन के अणुओं पर क्रिया करेगा, उन्हें छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ेगा। छोटी पेप्टाइड पर कार्बोक्सीपेप्टिडेज काम करेगा, अमीनो अम्ल और डाइपेप्टाइड में तोड़ेगा।
डाइपेप्टाइड पर डाइपेप्टिडेज एंजाइम काम करता है और उसे प्रोटीन की मूलभूत इकाई या सरल इकाई अमीनो अम्ल के अंदर तोड़ देता है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटी आंत में पाचन के अंदर कुछ पॉइंट्स हमने पीछे पढ़े हैं। इसके बाद छोटी आंत में अग्नाशयी रस के एंजाइमों द्वारा पाचन संपन्न किया जाता है और छोटी आंत की एंटेरोसाइट कोशिकाओं के एंजाइमों के द्वारा पाचन को संपन्न किया जाता है। पित्तरस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं मिलता है, वो केवल वसा के पायसीकरण के अंदर सहायता करेगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था छोटी आंत के ग्रहणी भाग के अंदर अग्नाशयी रस आ रहा है, पित्तरस आ रहा है, तो पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, वह केवल वसा के पायसीकरण में सहायता करेगा। अग्नाशयी रस पाचन में सहायता करता है छोटी आंत में। इसके अलावा छोटी आंत में जो एंटेरोसाइट कोशिकाएं पाई जा रही है उनके एंजाइम पाचन क्रिया में सहायता करेंगे। अब अग्नाशयी रस के अंदर दो प्रमुख प्रकार के एंजाइम है। पहला अग्नाशयी एमाइलेज, दूसरा एंजाइम है अग्नाशयी लाइपेज। ये दोनों एंजाइम अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पाचन किया जाता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और अन्य कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने का कार्य अग्नाशयी एमाइलेज के द्वारा किया जाएगा और यह अग्नाशयी एमाइलेज इन्हें माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड के अंदर चेंज कर देता है। माल्टोज शुगर के अंदर, ओलिगोसैकेराइड शुगर के अंदर इस अग्नाशयी एमाइलेज के द्वारा इन्हें चेंज कर दिया जाता है। और अग्नाशयी एमाइलेज एक बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम होता है जो केवल आधे घंटे में ग्रहणी में उपस्थित समस्त स्टार्च का पाचन कर देता है। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एंजाइम है। केवल आधे घंटे के अंदर यह ग्रहणी में उपस्थित जितनी भी स्टार्च है उस स्टार्च का पाचन कर देगा। नेक्स्ट अग्नाशयी रस में मिलने वाला एंजाइम है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम भी अग्नाशयी रस में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और यह पायसीकृत वसा या ट्राइग्लिसराइड को वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड के अंदर तोड़ देता है। और पायसीकृत वसा का निर्माण हम ऊपर पढ़ चुके हैं। वसा की बड़ी गोलाकार बूंदों का छोटी छोटी बूंदों में बदलना पायसीकरण कहलाता है, जिसे पित्त लवण और लेसिथिन के द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो जो पायसीकृत वसा होगी या ट्राइग्लिसराइड होगी उसको अग्नाशयी रस के लाइपेज एंजाइम द्वारा 7 pH पर वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड में बदल दिया जाता है। कुछ मात्रा में अग्नाशयी रस में राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम पाए जाएंगे। राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम आरएनए का पाचन करता है, आरएनए का पाचन कर देगा और इसे न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर तोड़ देगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए का पाचन करता है और इसे भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर तोड़ देता है। तो ये चारों जो कार्य है अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइमों द्वारा संपन्न किए जाएंगे। यानी ये सारे काम यहां से यहां तक अग्नाशयी रस के एंजाइमों के द्वारा संपन्न होते हैं 14, 15, 16 और 17। इसके बाद छोटी आंत की एंटेरोसाइट कोशिकाएं जो है, इनमें जो ग्रंथियां पाई जा रही है छोटी आंत में उनमें एंटेरोसाइट कोशिकाएं हैं। उन एंटेरोसाइट कोशिकाओं के अंदर उपस्थित एंजाइम पाचन के अंदर सहायता करते हैं। जैसे सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर तोड़ देता है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, इसको मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ दिया जाता है। माल्टोज शर्करा को माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है जिसको मोनोसैकेराइड के अंदर तोड़ा जाएगा। लैक्टोज शर्करा को
लैक्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर तोड़ दिया जाता है। अल्फा डेक्स्ट्रिन को अल्फा डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज के अणु में तोड़ दिया जाता है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, यानी किसी भी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट जो छोटी आंत के भोजन में उपस्थित है उसका पाचन इन एंजाइमों के द्वारा संपन्न किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सुक्रेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम और अल्फा डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम सहायता करते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन के पाचन में जो ऊपर पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड उपस्थित है उनका पाचन एमिनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है जो एंटेरोसाइट कोशिकाओं से स्रावित होंगे। पॉलीपेप्टाइड को एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम डाइपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। इस डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टिडेज एंजाइम अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। यानी प्रोटीन की जो संरचनात्मक इकाई है या सबसे छोटी इकाई है उसमें तोड़ने का काम या प्रोटीन के पाचन का काम एमिनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है और ये दोनों स्टेप प्रोटीन के पाचन के अंतर्गत आती है। यानी प्रोटीन का पाचन एमिनोपेप्टिडेज द्वारा और डाइपेप्टिडेज एंजाइम के द्वारा किया जाएगा। लास्ट, वसा के अंदर ट्राइग्लिसराइड जो बने हैं या पायसीकृत जो वसा है उसको आंत्रीय लाइपेज एंजाइम के द्वारा, अब दोनों में डिफरेंस है, यहाँ जो लाइपेज एंजाइम है ये अग्नाशी रस का एंजाइम है, यहाँ जो लाइपेज एंजाइम है यहाँ की एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित एंजाइम है, इसलिए इसे आंत्रीय लाइपेज कहते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड को आंत्रीय लाइपेज एंजाइम बसीय अम्ल और ग्लिसराइड या ग्लिसरॉल के अंदर चेंज कर देता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की क्रिया के द्वारा छोटी आंत में पाचन की क्रिया संपन्न होती है और अधिकांश पाचन की क्रिया छोटी आंत के ग्रहणी भाग में संपन्न होती है। इसके बाद मनुष्य में पाचन की क्रियाविधि का तीसरा चरण स्टार्ट होता है जिसे हम पचित भोजन का अवशोषण कहते हैं। यानी जो भी पाचन किया गया है भोजन का, उस भोजन का अवशोषण किस प्रकार से संपन्न किया जाएगा। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।